हे गाइस नमस्कार। आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस की प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइस आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 की साइंस की एक भाग की। वो भाग है भौतिक विज्ञान और उस भाग में हम लोग चर्चा करते करते यहाँ तक पहुंच चुके हैं उत्तल दर्पण के लिए यू वी और एफ में संबंध ज्ञात करना। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने अवतल दर्पण के लिए इस संबंध को ज्ञात किया था। आज की वीडियो में उत्तल दर्पण के लिए इस संबंध को ज्ञात करेंगे। और गाइस उत्तल दर्पण का जो निगमन होता है एकदम आसान होता है और उससे ज्यादा आसान हम बना देंगे। केवल आप अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जो है बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उस वीडियो को देख सकते हो। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो आपके प्यारे प्यारे दोस्त हैं, प्यारे प्यारे जो दोस्त लोग हैं, उनके पास इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना आपके टाइम को गंवाए हुए। तो भाई सबसे पहले उत्तल दर्पण के लिए यूवी और एफ में संबंध निकालने चल रहे हैं। तो उसके लिए जो डायग्राम हमने बना के रखा वो सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए। तो वो सारा डायग्राम हम लोग इधर रफली में बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या बनाते हैं, एक प्यारा सा एक उत्तल दर्पण बनाते हैं जो अंदर की तरफ पेंट किया जाता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ होता है, वो दर्पण उत्तल दर्पण कहलाता है। ये इसका प्रकाशिक केंद्र हो गया, ठीक, या ध्रुव कह लेते, सॉरी प्रकाशिक केंद्र नहीं ध्रुव होता है, ठीक। उसके बाद ये कोई वस्तु यहाँ पर रख देते हैं, ये कोई वस्तु हो गया ए और बी हो गया। यहाँ से सबसे पहला नियम लगाओगे, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई क्या होती प्रतीत होती है। गाइस हमने आपको बता के रखा है। तो यह मुख्य फोकस से आती हुई क्या होती है प्रतीत होती है। ये पहला नियम आपने लगा दिया। फिर उसके बाद यहाँ कहीं इसका वक्रता केंद्र होगा। तो आपने नियम पढ़ा होगा कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें जिस मार्ग से गई रहती हैं पुनः उसी मार्ग में वापस क्या होती हैं, लौट जाती हैं। ये दोनों किरणें एक दूसरे को जहां पर काटती हैं वही वस्तु का क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है, ए डैश बी डैश। और यहाँ जहाँ काटे हैं इस बिंदु का नाम एम दे देते हैं। एम से एक लंब खींच देते हैं जो कि एन पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। यही सारा डायग्राम वहां पर हमने बनाकर रखा है जो पहले से बनाया है। एक बार पुनः समझाते हैं। ये कोई वस्तु ए बी हो गया, इससे दो प्रकाश किरणें निकल रही हैं, एक तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही हैं और एक प्रकाशिक केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कि ये प्रकाश किरणें प्रकाशिक केंद्र बार बार आ रहा है यार, यहाँ वक्रता केंद्र होना चाहिए, ठीक। तो ये जो प्रकाश किरणें हैं ये वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो ये जो जाती हुई प्रतीत होंगी वो जैसे गई रहेंगी वैसे ही वापस लौट आती हैं। और जो ये मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं वो मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ये दोनों किरणें जहां प्रतिच्छेद करेंगी वहीं वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश। और आपका जो एक यम बिंदु है इससे एक लंब डालते हैं जहां एन पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी गाइज। तो अब हम आगे बात करेंगे इसके निगमन की। इस डायग्राम को रफ कर देते हैं क्योंकि उधर हमने बना के रखा है। तो चलिए बात करते हैं भाई दर्पण के सूत्र के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग दो त्रिभुज लेने वाले हैं। वो दो त्रिभुज कौन कौन है आपके, वो दो त्रिभुज कौन कौन से रहने वाले हैं भाई। सबसे पहले आप त्रिभुज देखिए कौन सा है, ये वक्रता केंद्र सी हो गया, ठीक। तो त्रिभुज आपका कौन है बताएगा, इस ध्यान से देखिएगा। आपका त्रिभुज है ए बी सी, ए डैश बी डैश सी। पुनः एक बार ए बी सी, ए डैश बी डैश सी। एक को बड़का एक को छोटका, ऐसे बड़का छोटका ना लिखिएगा, ठीक। रचना में सबसे पहले रचना लिखिएगा। रचना में क्या किए हो, रचना में किए हो यमयन जो है एक हमने लंब खींचा है, यमयन नाम का एक क्या खींचा है, लंब खींचा, बस और कुछ नहीं रचना में किए हो, ठीक। अब त्रिभुज लिखते हैं, कौन सा त्रिभुज लिखते हैं भैया, जरा सा देखो। त्रिभुज आपका है क्या है भैया, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। तथा अगला त्रिभुज कौन सा है भैया, अगला त्रिभुज कौन है, ए डैश बी डैश
सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी एक दूसरे के समरूप हैं, एक दूसरे के क्या है, समरूप है। ठीक, ठीक, एक दूसरे के क्या है, समरूप है। तो आप समरूपता का नियम जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने समरूपता का नियम बताया है। ठीक है, तो समरूपता का नियम कहता है कि यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो संगत भुजा कौन है, ए बी बटे क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश। तो हो जाएगा ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर होगा ए सी बटे ए डैश सी। ए सी बटे कितना हो जाएगा, ए डैश सी। इक्वेशन नंबर आपका क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। अब हम दूसरा त्रिभुज लेने वाले हैं। दूसरा त्रिभुज कौन सा है, ध्यान से देखिएगा। दूसरा त्रिभुज है आपका एम एन एफ और ए डैश बी डैश एफ, यही दो त्रिभुज एम एन एफ त्रिभुज यम यन एफ तथा अगला त्रिभुज है त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ एक दूसरे के क्या हैं, समरूप है। एक दूसरे के क्या है भैया, समरूप है। जब ये एक दूसरे के समरूप है तो समरूपता का नियम क्या कहता है, फिर से लगाओ। समरूपता का नियम यानी इनकी संगत भुजा है, इनकी संगत भुजा एम एन है और ए डैश बी डैश है, क्योंकि दोनों लंब है ना, तो होगी एम एन बटे क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश बराबर क्या होगा, जरा सा देखो भाई, एम एन बटे ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगा आपका अगला त्रिभुज कौन है, अगला भुजा है एन एफ बटे ए डैश एफ, एन एफ बटे ए डैश एफ। चलिए अब आगे बात करते हैं। जरा सा देखिए, यदि आपको दिखाई पड़ रहा होगा जो ये यमयन है वो ए बी के बराबर है, जो यमयन है वो ए बी के क्या है, बराबर है। तो चित्र से यहाँ पता चल रहा है, चित्र से क्या पता चल रहा है भाई, चित्र से जो एमएन है वो किसके बराबर है, ए बी के। किसके बराबर है, ए बी के। क्या किसी को दिक्कत है, नहीं होना चाहिए। तो यमएन के स्थान पे ए बी बटे क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, एन एफ बटे ए डैश एफ। समीकरण नंबर क्या बना लिए, दो। ठीक, समीकरण एक और दो की तुलना कर दो यारो। समीकरण एक और दो में देखिए, ये आपका एक पक्ष और ये आपका एक पक्ष आपस में इक्वल है, तो ये दोनों पक्ष भी आपस में इक्वल होगा। तो लिखेंगे समीकरण एक व दो से क्या मिलेगा, ये वाला इसके बराबर होगा। तो ए सी बटे ए डैश सी बराबर एन एफ बटे ए डैश एफ। ठीक, अब यहाँ आप देखिए कुछ, यदि मान लेते हैं यदि दर्पण अत्यंत सूक्ष्म हो, यदि दर्पण क्या हो, अत्यंत सूक्ष्म हो, यदि दर्पण अत्यंत सूक्ष्म हो तो ऐसे देखिएगा, यदि दर्पण अत्यंत सूक्ष्म हो अर्थात ये दर्पण बहुत छोटा होगा, तो जो ये एन वाला है, ये जो एन बिंदु है वो पी में मिल जाएगा, अर्थात एन जो है पी के बराबर हो जाएगा। हो तो जो एन है वो लगभग पी में मिल जाएगा। तो एन जहां एन है वहां हम पी लगा लेंगे, तो क्या मिल जाएगा, ए सी बटे ए डैश सी बराबर एन के स्थान पे पी और एफ बटे ए डैश एफ। समीकरण नंबर कौन सा, 3। यहां तक आपको समझ में आया है गाइस। अब हम आगे बात करते हैं। चलिए, अब सबकी वैल्यू रखना है चिन्ह परिपाटी के अनुसार। तो चलिए सबकी वैल्यू रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आ जाएगा। सबसे पहले उस डायग्राम में सबका चिन्ह रखते, कहाँ कहाँ कौन होता है, ध्यान से समझिएगा। ध्रुव से वस्तु की दूरी u से डिनोट करते हैं, ध्रुव से लेकर वस्तु की दूरी u से दिखाते हैं। ध्रुव से लेकर प्रतिबिंब जहां बनता है वहां ध्रुव से लेकर प्रतिबिंब की दूरी v होता है,
और ध्रुव से लेके मुख्य फोकस की दूरी फोकस दूरी होता है, और ध्रुव से लेके वक्रता केंद्र की दूरी होती है आर होती है। तो चलिए बात करते हैं, अब सब मिल गए हैं, इसके बाद सबकी वैल्यू रखना है। तो चलिए बात करते हैं, सबसे पहले हम एसी की वैल्यू निकालते हैं। तो ए से लेके सी तक चाहिए, ए से लेके सी तक। क्या आपको ऐसा कोई वैल्यू है जो ए से लेके सी तक प्राप्त है? नहीं प्राप्त है, तो हम एसी को बदलने वाले हैं। तो एसी बराबर क्या हो जाएगा, मुझे एसी की वैल्यू चाहिए यहां से लेके यहां तक, और यहां से लेके यहां तक टोटल वैल्यू नहीं पता, पर यहां से यहां पता है, यहां से यहां पता है। तो इसे एसी को लिख सकते हैं एपी प्लस पीसी। क्या लिख देंगे? एपी प्लस पीसी। ये हमारे बात करने का आप मतलब समझ रहे हैं ना? एपी प्लस पीसी क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि एपी का मान यू है और पीसी का मान आर है, और एपी और पीसी मिलके एसी के बराबर हो जाएगा। ठीक है भैया, तो एपी प्लस कितना हो गया? पीसी हो गया। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं गाइस, अगली बातें क्या करते हैं भाई, मुझे अगली वैल्यू चाहिए ए डैश सी। और देखिए ए डैश सी, ए डैश सी, वो भी ए डैश सी तो हमको नहीं पता है। अब क्या करेंगे भाई, ए डैश सी हमको चाहिए और ए डैश सी हमारे पास नहीं है, तो क्या करते हैं, तो उसके लिए व्यवस्था करते हैं ना, ए डैश सी। चलिए ए डैश सी, मुझे यहां से लेके यहां तक की दूरी चाहिए, और यहां से लेके यहां से लेके यहां तक की दूरी चाहिए। कैसे मिलने वाला है भाई, यहां से लेके यहां तक आर है, यहां से लेके यहां तक आर है। यदि मैं कहूं पीसी में से ए डैश पी को घटा दें, इतनी दूरी में से ये दूरी घटा दे तो यही दूरी बचेगी ना। तो पीसी माइनस लिख दो ए डैश सी, पीसी माइनस क्या लिख दो, ए डैश सी, पीसी माइनस ए डैश सी। सॉरी, एक मिनट रुकिएगा, पीसी माइनस ए डैश पी, ये कीजिएगा, पीसी माइनस कितना हो जाएगा, ए डैश पी। उसके बाद पी एफ, तो पी एफ की तो वैल्यू आपको पता है, डायरेक्टली रख लीजिएगा। अब आपको ए डैश एफ निकालना है। तो ए डैश एफ कहां से मिलेगा, देखिएगा, ए डैश एफ यहां से लेके इतनी दूरी, तो इतनी दूरी कैसे पता चलेगा, तो आप यहां से निकालिए, यहां से लेके यहां तक पता है, तो पी एफ में से एपी घटा दो, पी एफ में से एपी घटा दो तो ए डैश एफ प्राप्त हो जाएगा। तो ये सब वैल्यू उठा के आप समीकरण 3 में रख दो, ये सब मान समीकरण 3 में रखने पर, तो चलिए समीकरण 3 में रखते हैं। एसी के स्थान पे क्या रखेंगे, एपी प्लस पीसी रखेंगे। फिर उसके बाद ए डैश सी, ए डैश सी के स्थान पे पीसी माइनस ए डैश पी हो जाएगा, बराबर। फिर उसके बाद पी एफ, पी एफ रहने दीजिएगा, इसको हम लोग जानते हैं डायरेक्ट। फिर उसके बाद ए डैश एफ की वैल्यू है पी एफ माइनस ए डैश पी। चलिए अब समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, या तो 4 ना बनाओ, यहां से सबका मान रखो, सबका मान रखिएगा। चलिए लिखते हैं, सबके उचित मान रखने पर, सबके उचित मान यानी चिन्ह परिपाटी के साथ रखने पर ना, सबके उचित मान रखने पर, तो चलिए रखते हैं भाई, बात करते हैं। एपी देखिए, ए से लेके पी तक, एक बात आपको फिर से याद करा देना चाहते हैं कि दाहिने तरफ की दूरी धनात्मक और बाएं तरफ की दूरी ऋणात्मक होती, ध्यान देना। तो भाई ये दर्पण के दाएं वाला उधर यू वी एफ और आर प्लस होगा, और यू आपका क्या होगा, माइनस होगा। तो चलिए ए पी, ए से लेके पी की दूरी यू है, तो यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह परिपाटी का था। प्लस पीसी, पी से लेके सी के बीच की दूरी कितनी है, आर है, आर रखिए, बटे फिर पीसी, तो पीसी आर है, माइनस ए डैश पी, ए देखिए यहाँ है ए डैश पी बराबर है वी, तो वी आ गया, बराबर पी एफ, तो पी एफ कितना है, ध्यान दीजिएगा, पी एफ है आपका पी से लेके एफ के बीच की दूरी एफ है, तो यहाँ एफ रख देते हैं, बटे
फिर उसके बाद पी एफ, फिर से एफ आ गया, माइनस ए डैश पी, तो ए डैश पी कितना है, वी है। ठीक, ये वैल्यू मिल गया। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई फिर या गुणा करना है। तो गुणा करते हैं, माइनस यू का गुणा करेंगे तो माइनस यू एफ आएगा, फिर उसके बाद माइनस यू और माइनस वी का गुणा करेंगे तो प्लस यू बी आ जाएगा, फिर आर का गुणा एफ से करेंगे तो प्लस आर एफ मिल जाएगा, फिर आर का गुणा वी से करेंगे तो माइनस आर वी मिल जाएगा, फिर आर का गुणा एफ से करेंगे तो आर एफ मिल जाएगा, फिर वी का गुणा यहाँ करेंगे तो माइनस वी एफ मिल जाएगा। आर एफ से आर एफ वाला पद क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके सामने बचेगा माइनस यू एफ प्लस यू बी, फिर माइनस आर वी बराबर माइनस वी एफ। तो गाइज आपको पता होगा कि जो यू वी और एफ में संबंध होता है, यहाँ यू वी और एफ में आर कहीं नहीं आया है, तो इस आर की क्या जरूरत है, इस आर को हटा देंगे। और हमने पढ़ा है आर बराबर होता है 2f, आर बराबर होता है 2f, अर्थात वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगनी होती है। तो आर के स्थान पे यहाँ रख देंगे, तो माइनस यू एफ प्लस यू बी, इस आर के स्थान पे जब हम क्या रखेंगे, एफ रखेंगे, तो ये 2fv हो जाएगा, या वी एफ कहें या एफ वी कहें, एक ही चीज होता है। तो ये 2vf बराबर माइनस या वी एफ हो गया। तो ये माइनस, ये देखिए वी एफ और ये माइनस 2vf है, ये एक vf है, तो दोनों आप एक बराबर हैं, तो इनको उधर कर देंगे तो घटा लेंगे। तो चलिए आगे हल करते हैं हम लोग, जरा सा थोड़ा सा बचा है। अब क्या करने वाले हैं भाई, माइनस यू एफ प्लस कितना है, यू बी है, ठीक, बराबर। ये देखिएगा ये माइनस उधर की तरफ जा रहा है, तो क्या होगा, प्लस होगा 2vf। अब 2vf में से एक vf घट जाएगा तो vf बचेगा और प्लस uv बचेगा, माइनस uf बचेगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में uvf से भाग दे देते हैं, दोनों पक्षों में uvf से भाग देने पर, तो चलिए भाग देते हैं। तो जब भाग दोगे तो यहाँ माइनस यू एफ बटे हो जाएगा यू बी एफ और प्लस यू बी बटे यू बी एफ बराबर वी एफ बटे यू वी एफ। देखिए वी एफ से वी एफ कैंसिल, यू बी से यू बी कैंसिल, यू एफ से यू एफ कैंसिल, यहाँ बचा माइनस एक बटे वी बचा है, प्लस कितना बचा है, एक बटे एफ बचा है, बराबर वहां एक बटे यू बचा है। तो माइनस वाला पद उधर जाता है तो प्लस हो जाएगा, तो एक बटे एफ बराबर एक बटे यू पहले से है, ये माइनस उधर जा रहा तो एक बटे क्या हो जाएगा वी। तो ये हुआ गाइस दर्पण के सूत्र का निगमन। तो आपको लग रहा होगा कि उत्तल और अवतल का तो एक ही आया, उत्तल और अवतल का दोनों का एक सूत्र एक ही होता है और निगमन करने का तरीका अलग होता है। तो गाइस हमने निगमन करके आपको दिखा दिया, इस प्रकार इस सूत्र का निगमन किया जाता है। और जब भी आपके एग्जाम में पूछेगा तब 7 नंबर का ही ये प्रश्न पूछता है। तो गाइस आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और आज की वीडियो में हम लोग केवल यहीं तक बात करने वाले हैं, अगले वीडियो में इनसे आधारित, इन सूत्र पे आधारित कम से कम कुछ सवालों का अभ्यास जरूर करेंगे गाइस। यदि आप इस लेक्चर को अटेंड करते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि इन सवाल सूत्र पर कितने सवालों का आप अभ्यास करना चाहते हैं। आपके सामने जितने सवाल का आप अभ्यास करोगे या आपके सामने मैं ऑप्शन रख दे रहा हूं कि क्या 20 सवालों का अभ्यास कराया जाए या 50 सवालों का अभ्यास कराया जाए या आपका जो है इससे एवं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। जिसका मत ज्यादा रहेगा उसी का चुना जाएगा, अर्थात आप जिस सवाल पर जितना ज्यादा कमेंट करोगे उतना इस पे आधारित सवाल बताए जाएंगे। गाइस आज की लेक्चर कैसी लगी जरूर बताइएगा, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।